और देखिए, पहले ही कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस बहरूपिया है और ये लगातार अपना रंग रूप बदल लेता है और जैसे जैसे अपना बदलाव करे, जैसे जैसे इसमें म्यूटेशन होता है, वैसे वैसे ये ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और अब डेल्टा बन चुका है डेल्टा प्लस। ऐसे में चिंता बढ़ गई है क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है। ये लगातार म्यूटेट हो रहा है और म्यूटेट होकर आपको बता दें, जो B16172 था वो म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस बना। वेरिएंट के स्पाइक में K417N म्यूटेशन जुड़ने से ये प्लस हुआ और ऐसे में ये और ज्यादा खतरनाक हो गया, सुपर स्प्रेडर की तरह होने लगा। मार्च 2021 में यूरोप में पहला सीक्वेंस मिला, दक्षिण अफ्रीका के बीटा वेरिएंट में K417N मिला और ब्राजील के गामा वेरिएंट में भी K417N मिला, जिसके बाद चिंता बढ़ गई है क्योंकि सबसे ज्यादा आपको बता दें अल्फा वेरिएंट फैला था। करीब 172 देशों में अल्फा वेरिएंट का कहर था, लेकिन अब धीरे धीरे डेल्टा वेरिएंट भी फैलता जा रहा है और अपनी पहुंच ये 96 देशों में बना चुका है। और ऐसे में चिंता बहुत ज्यादा भारत सरकार की भी बढ़ गई है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव में सबसे ज्यादा तबाही डेल्टा प्लस वेरिएंट मचाएगा और इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार की चिंता बनी हुई है। लेकिन अगर कोरोना को हराना है तो सबकी भागीदारी जरूरी है और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं सहयोग करिए आप भी। डेल्टा प्लस वेरिएंट में अभी भारत में कुल कितने मामले हैं वो भी समझ लीजिए। भारत में अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात करें तो कुल 58 केस आए हैं और जिनमें से 3 मौतें भी हो चुकी हैं। राज्य कौन कौन से हैं, केस कितने हैं, वो भी हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं, 29 मामले, और यहाँ पर एक व्यक्ति की डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत भी हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु में 9 मामले, मध्य प्रदेश में 7 मामले, पंजाब में 2 मामले, ओडिशा में 1, हरियाणा में 1, कर्नाटका में 1, गुजरात में 2 मामले डेल्टा प्लस के हैं। इसके अलावा राजस्थान में 1, आंध्र प्रदेश में 1, जम्मू कश्मीर में भी 1 और केरल में कुल 3 मामले हैं। और आपको बता दें केंद्र सरकार ने कई राज्यों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से संभलना है और इसके लिए पहले से तैयारी कर ले। राज्यों ने थर्ड वेव से निपटने के लिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज्यादा फैलने लगा है और डेल्टा अब तक 96 देशों में अपनी पहुंच बना चुका है। चलिए कोविड ओपीडी की शुरुआत करेंगे। इसके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब हम एक्सपर्ट से लेंगे। डॉक्टर यश जावेरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं रेजेंसी हॉस्पिटल के। डॉक्टर रोहन कृष्णन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर डॉक्टर हैं ESI हॉस्पिटल से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर यश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपसे ये समझना चाहूंगी, पहले डेल्टा इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा था, लेकिन हमने देखा कि डेल्टा अब 96 देशों तक अपनी पहुंच बना चुका है और डेल्टा को ही लेकर, डेल्टा वेरिएंट के चलते अफ्रीका में थर्ड वेव भी आ गई है। जी, डेल्टा वेरिएंट बहुत ही तेजी से फैलने वाला एक वेरिएंट है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी वाइल्ड स्ट्रेन से काफी ज्यादा है और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन अभी तक पूरी दुनिया में पूरी तरह नहीं है। इसलिए कहीं पे भी अगर कोई आउटब्रेक होता है नई वेरिएंट का, वो दूसरे देश में, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। खास करके जब एयर ट्रैवल हमारे पास है। एयर ट्रैवल लास्ट के 30-40 सालों में बीमारी फैलाने का सबसे फास्टेस्ट वेक्टर बन गया है। और हम देखते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी से, टूरिस्ट एक्टिविटी से, पॉलिटिकल रीजन से वर्ल्ड वाइड ट्रैवल काफी ज्यादा है। हम एक देश से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जब वहां के नंबर बढ़ते हैं किसी और देश में कोई और वेरिएंट आ जाता है। ये एक तरह का एंडलेस प्रोसेस बन गया है। अनलेस दुनिया के सारे देश एक भागीदारी करके, सारे सिटीजन उसमें पार्टिसिपेट करके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन इक्विटी की तरफ नहीं जाते, तब तक इस तरह के वेरिएंट से पूरी दुनिया में हैवॉक होने के चांस ज्यादा हैं। खास करके उन इलाकों में जहां पे पॉपुलेशन पहले से एक्सपोज नहीं है या वैक्सीनेटेड नहीं है। आपने एग्जांपल दिया अफ्रीका का। अफ्रीका इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। जबकि वहां पे दुनिया की करीब करीब 20 से 22% पॉपुलेशन रहती है, बट वैक्सीनेशन पूरी दुनिया का हार्डली 1% अफ्रीका में हुआ है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है डॉक्टर रोहन, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। संजय हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। संजय, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है आपका। सवाल क्या है? हेलो जी संजय, सवाल क्या है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है, मेरे को वैक्सीन लिए हुए, फर्स्ट वैक्सीन लिए हुए 85 दिन हो गए, लेकिन मेरे को बीच में तबीयत खराब हो गई, मेरे को अस्थमा का अटैक हो गया और मैं अभी अस्थमा के अटैक को रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, धीरे धीरे रिकवर कर पा रहा हूँ। क्या मैं अभी दूसरी डोज ले सकता हूँ? ठीक है डॉक्टर रोहन कृष्णन, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। जी, आपने कौन सी वैक्सीन ली है और कब ली है वो वैक्सीन? हेलो
जी संजय, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है और कब ली है आपने वैक्सीन? आप कोई डेट बता सकते हैं? 85 दिन हो गए मैम। 85 दिन पहले ली है। कौन सी वैक्सीन? कोविडशील्ड। कोविशील्ड ली है, ठीक है। और आपको अभी कोई सिम्टम है? आप कह रहे थे कि आपको अस्थमा का अटैक आया, अभी आपको कुछ इधर पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में कुछ ऐसा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हो? जी 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 बिल्कुल हुई है। हाँ, तो आप एक बारी जो आपके पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जिनको आप इलाज करा रहे हैं उनको आप दिखा लें। ऐसे अस्थमा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कोरोना के वायरस वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है पेशेंट, यदि उसको बहुत हाई डोज में स्टीरॉइड्स चल रहा है, क्योंकि अस्थमा का इलाज स्टीरॉइड्स है, तो यदि आपको हाई डोज में स्टीरॉइड्स चल रहा है तो फिर ऐसे में आप नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको एक बारी यही कहूँगा कि आप वैक्सीन लेने के पहले आप एक बारी अपने जो आपके मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जहाँ आपका इलाज कर रहे हैं, जो जिनको पता है कि आपको किस डोज में स्टीरॉइड्स चल रहा है, उनसे आप क्लियरेंस लेने के बाद ही वैक्सीन लें। लेकिन मैं इंडिया न्यूज़ के बाकी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि अस्थमा कहीं से भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए। इनका केस अलग है, अदरवाइज आप वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। आप संजय जी, उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिला होगा। डॉक्टर रोहन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कहा जाता है कि जब सेकेंड वेव आई भारत में तो डेल्टा वेरिएंट के चलते ही तबाही मची, और कहा यह भी जा रहा है कि जब थर्ड वेव आएगी, तमाम एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि अगले 102 महीनों के भीतर थर्ड वेव आ जाएगी, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा तबाही मचाएगा। इसे रोकने के लिए हमें किस तरह से कदम उठाने की जरूरत है? इसे रोकने के लिए हमें किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करने की जरूरत है, ताकि समय रहते हम डेल्टा प्लस को पहचान लें और उसे कंट्रोल कर लें? देखिए, बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो कोरोना वायरस होती है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड वायरस होती है, आरएनए वायरस होती है। हम लोग डीएनए से बने होते हैं। ये हेपेटाइटिस वायरस और कई तरह के वायरस होते हैं, वो आरएनए वायरस होते हैं। आरएनए वायरस की एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी रूपरेखा को बदलता है, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। जब जीनोमिक सीक्वेंस की जाती है तो जहां हम दवाई बनाते हैं उस सीक्वेंस के हिसाब से, तभी आप कुछ दिन बाद देखिएगा कि वो सीक्वेंस बदल दिया है वायरस ने। तो ये वायरस की, आरएनए वायरस की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे में ही सबसे पहले जब कोविड आया तो अल्फा में आया और कपा वेरिएंट में आया। लेकिन जब दिल्ली में इतनी केसेस बढ़ी, एक आपको याद होगा फरवरी माह में दिल्ली सरकार ने एक सर्वे किया था जिसमें हर 50% जनता को कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आया। तो कहीं ना कहीं हमारा ढीला रवैया रहा कि जब इतने लोगों को कोविड हो गया है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई है, तो अब सेकेंड वेव नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे हमारी चूक हुई और इस डेल्टा वायरस ने पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा दी, दिल्ली में तबाही मचा दी, चारों तरफ तबाही मचा दी। तो उसी तरह से अब ये जो डेल्टा प्लस वायरस है, इसमें 3 चीजों को बदलाव देखा गया है। सबसे पहला बदलाव क्या है कि कई सारे ऐसे दवाइयां हैं जो हम देते हैं जिससे रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगा, किया हुआ है। दूसरा है कि इसकी अफिनिटी टुवर्ड्स लंग सेल ज्यादा है। जब अफिनिटी टुवर्ड्स लंग सेल ज्यादा होती है तो जो भी आपकी कोविड रिलेटेड मॉर्बिडिटी एवं मोर्टेलिटी, यानी कोविड से ऑक्सीजन की कमी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, इन सबको मॉर्बिडिटी कहते हैं। और मोर्टेलिटी जो कोविड से मौतें होंगी, ये दोनों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सीधे फेफड़ों में आपको एक्शन कर रही है। तो और तीसरा चीज है कि हम जो वैक्सीन बनाए वो हम तो अल्फा और कपा वेरिएंट में बनाए, लेकिन फिर भी ये जो वैक्सीन है ये फिर भी सबसे महत्वपूर्ण ढाल और सबसे बड़ी ढाल बन करके उभरी है। और WHO ने भी कहा है कि डेल्टा प्लस से भी यदि आपको बचना है तो सबसे बड़ी चीज है वैक्सीनेशन। तो जो आपके सवाल पे मैं लौटता हूँ, जिसमें आपने कहा कि कैसे बचाव किया जाए, तो उस बचाव का पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप वैक्सीन लगवाइए, आप पूरी वैक्सीनेशन करवाइए। हमने अभी देखा है कि करीब 30-32 करोड़, लास्ट जो मेरे को डेटा याद है, आप एग्जैक्ट बताएंगी, जो जिसमें वैक्सीन हुआ है। और दूसरा है कि लोगों का रवैया कभी ढीला नहीं होना चाहिए। जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स हैं उसको एक्सट्रीम रूप से फॉलो किया जाए। जैसे ही जरूरत लगे, जब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम हो, जहां आपको लगे कि आपको हो सकता है, उसी फेज में आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों की सतर्कता ही इस बात की ओर हमें लेकर जाएगी कि थर्ड वेव ना फैले। अगर थर्ड वेव को कंट्रोल करना है, आपको वैक्सीनेशन कराना है, आपको सतर्क रहना है। कॉलर्स की ओर बढ़ेंगे। एसके तोमर हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। एसके जी, स्वागत है आपका। सवाल क्या है? हाँ, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, सवाल क्या है एसके जी आपका? सवाल ये है, जैसे ये डेल्टा प्लस वेरिएंट
आ गया है और थर्ड वेव की पूरी संभावना बताई जा रही है, तो क्या ये अभी कुछ दिन पहले कुछ डॉक्टर्स ने सलाह दी थी कि फ्लू शॉट ले लिया जाए, स्पेशली बच्चों को, तो ये क्या फ्लू शॉट अभी रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो दिया जा सकता है? ठीक है डॉक्टर यश जावेरी, मैं चाहूंगी उत्तर दे दें। तोमर जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। ये देखा गया है कि कोविड के वैक्सीनेशन में, कोविड से लड़ते हुए हम अपना रूटीन इम्यूनाइजेशन बहुत सफर किया है, सरकारी लेवल पे भी, प्राइवेट लेवल पे भी। लोग भी अस्पताल जाने में कतरा रहे थे, सारी की सारी सरकारी मशीनरी कोविड वैक्सीनेशन में लगी हुई थी। बट सरकार को दूसरे आउटब्रेक्स का अंदेशा है, इसलिए सरकार चाहती है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन चलता रहे। इन्होंने फ्लू वैक्सीन की बात की, फ्लू वैक्सीन देने का ये एकदम सही समय है। जो भी वैक्सीन आपके ड्यू है, चाहे बच्चों के लिए, चाहे अडल्ट्स के लिए, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, वो आपको कोविड को देखते हुए डिले नहीं करनी है। आपको वो वैक्सीन टाइम पे लेनी है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम सारी राज्य सरकारों ने फिर से चालू कर दिया है और हमारी भी ड्यूटी है हम अपनी साझेदारी उसमें दें और टाइम पे बच्चों की या अडल्ट्स की या प्रेग्नेंट लेडीज की वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, ये बहुत ही वैलिड सवाल और ये बहुत ही वैलिड उत्तर। जिन लोगों में कंफ्यूजन रहा होगा कि बच्चों का ख्याल किस तरह से रखें, क्या अभी उन्हें जो फ्लू शॉट की बात की जा रही थी उसे लेना या नहीं, जैसे डॉक्टर यश ने भी कहा कि ये बिल्कुल परफेक्ट समय है, अभी आपको अपने बच्चों को फ्लू शॉट दिलाना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर यश और डॉक्टर रोहन हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर।